हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। व्हाट इज रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन कितने टाइप का होता है। और आप समझिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कि यदि आप फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लान कर रहे हैं, कि सी में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में भी ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन को क्यों यूज किया जाता है, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन से। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि सी का हर टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड रिकर्शन ओनली इफ यू नो द फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या बोलती है, देखो आप, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। कोई भी फंक्शन अगर खुद को कॉल करता है तो दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। फंक्शन अगर खुद को कॉल करता है, जैसे आपने जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने मेन में एबीसी फंक्शन को कॉल किया, एबीसी में XYZ फंक्शन को कॉल किया। लेकिन अब हम यहां बात कर रहे हैं एक फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है, मतलब मैं अपने आप को आवाज दे रहा हूं। अरे बेवकूफ नहीं समझना है कि सर अपने आप को क्यों आवाज दे रहे हो, बेवकूफ हो गया, राइट। अरे बॉस, कॉन्सेप्ट समझो कि यदि आप अपने खुद को आवाज दे रहे हो, मतलब दैट इज व्हाट अ रिकर्शन, कि आप एक फंक्शन अगर खुद को कॉल करता है तो ये रिकर्शन कहलाता है। और दूसरे कॉन्सेप्ट, जिस फंक्शन पे रिकर्शन अप्लाई होता है, अ फंक्शन इन विच रिकर्शन इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रिकर्शन एंड व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्शन मतलब क्या, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है दैट इज कॉल्ड रिकर्शन, और जिस फंक्शन पे रिकर्शन अप्लाई होता है वो कहलाते हैं रिकर्सिव फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, राइट। तो डेफिनेशन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ कॉल्ड रिकर्शन, एंड सेकेंड, अ फंक्शन इन विच रिकर्शन इज अप्लाई इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। वो फंक्शन जिस पर रिकर्शन अप्लाई होता है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। अब ये जो रिकर्शन है, एक्चुअली समझना, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड भी है, समझेंगे इसको, डोंट वरी। ये जो रिकर्शन है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्शन। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्शन और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन, राइट। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है। हालांकि रिकर्शन के और भी टाइप है, लेकिन अभी एज ए बिगिनर हम केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज देयर इज अ टेल रिकर्शन भी है, एक टेल रिकर्शन भी होता है, ओके। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है। तो आप देखिए, रिकर्शन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लो अगर एक फंक्शन है मेन, है ना, देयर इज अ फंक्शन मेन। अब इस मेन में अगर मैंने एक फंक्शन कॉल किया एबीसी, ओके, और फिर मैं एबीसी को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक। अब मैंने एबीसी में दोबारा एबीसी को कॉल कर लिया, दैट इज व्हाट, सी दिस वन, ये। तो आप बोलोगे सर ये तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। बिल्कुल, अभी तो चलेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन तक होती है, कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, लेकिन टिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे लूप पढ़ा है ना हमने, कि लूप स्टार्ट होता है, फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन तक लूप एग्जीक्यूशन चलता है। वैसे ही रिकर्शन है कि अगर एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, लेकिन ये जो है कि अगर ये खुद को कॉल कर रहा है, मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रिकर्शन। ये जो एग्जांपल है ये है डायरेक्ट रिकर्शन का, कि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, सी दिस वन, ये एबीसी में एबीसी, एबीसी में एबीसी, और ये फंक्शन जिसमें ये रिकर्शन अप्लाई हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन ये कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। और एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट रिकर्शन मीन्स व्हाट, सपोज अगर मैंने एक फंक्शन कॉल किया मेन में एबीसी, ठीक है, एबीसी को डिफाइन किया, एबीसी में किसी फंक्शन को कॉल कर लिया XYZ, ठीक है, और XYZ में दोबारा कॉल कर लिया एबीसी। समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी, ओके, एग्जाम में भी। व्हाट इज रिकर्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकर्शन। तो रिकर्शन समझ में आया कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, एंड अ फंक्शन इन विच रिकर्शन इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। थर्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन,
ठीक, जब फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रिकर्शन. बट इन दिस केस सी दिस वन, एबीसी कॉल XYZ एंड XYZ अगेन कॉल ABC. तो रिकर्शन ये भी है बेटा, है ना, रिकर्शन ये भी है, बट दिस इज व्हाट, इनडायरेक्ट रिकर्शन. ये इनडायरेक्ट है. तो देखो ये भी खुद को कॉल कर रहा है, यहां भी ऐसे ही चल रहा है. ABC ने XYZ को कॉल किया, XYZ ने ABC को कॉल कर लिया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्शन. ये इनडायरेक्ट रिकर्शन का एग्जांपल है. ओके, तो दोनों में अभी डाउट आ रहा है कि सर ये तो चलता रहेगा. बिल्कुल, अभी तो दोनों चलते रहेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन तक होती है. हमेशा ध्यान रखना, जब भी इटरेशन होता है, अगर देखा जाए तो ये दोनों इटरेशन है. इटरेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना. इटरेशन मतलब लूप लगाना इटरेशन है. रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इटरेशन. रिकर्शन इटरेशन होता है, लूप इटरेशन चलाते हैं, राइट. तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन तक होता है. अगर कंडीशन नहीं होगी तो फिर तो ये इनफाइनाइट है, मतलब ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना प्रोग्राम. तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि रिकर्शन होता क्या है, पहले ये बात समझ में आई. अब आप देखिए, हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं जो हमने इसके पहले लूप से पढ़े हैं, मतलब लूप से वो प्रोग्राम हमने बनाए हैं. बट नाउ आई एम गोइंग टू मेक द सेम प्रोग्राम बट यूजिंग रिकर्शन. ओके, अब उसमें आपको कुछ चेंजेस जो करने पड़ेंगे वो भी अभी हम देखते हैं. और थोड़ा सा हिंट दे दूं कि पिछला टॉपिक मैंने आपको स्टोरेज क्लास पढ़ाया था, जहां पर हमने एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास पढ़ी है ना. हिंट दे रहा हूं, वो याद काम आएगी इसलिए हिंट दे रहा हूं, राइट. चलिए, अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है ना, अभी 1 to 10, फिर बाद में बात करेंगे 1 to n की. 1 to 10 नंबर को मुझे प्रिंट करना है बट विदाउट यूजिंग लूप. मुझे ये प्रोग्राम बनाना है, लूप नहीं लगाना है. 1 to 10, 1 to 20, 1 to 100 कुछ भी हो सकता है. ओके, तो यहां पर आप सुनना, यदि मान लो किसी प्रोग्राम के लॉजिक में आपको ये लग रहा है यार ये लूप से बनेगा, है ना, आपको लग रहा है सर ये तो लूप से बनेगा, पर यदि आप लूप नहीं लगा पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, हो सकता है कंडीशन है कि आपको इसमें लूप नहीं लगाना है, तो फिर वो प्रोग्राम बनाने का एक ही तरीका है, रिकर्शन. क्योंकि इटरेशन या तो लूप चलाता है या इटरेशन रिकर्शन चलाता है. तो या तो आपको लूप यूज करना है या आपको रिकर्शन यूज करना है, राइट. तो अब अगर मैं एक प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन बनाता हूं, लेट्स सी, मतलब क्या किया हमने यहां पर लिखा वॉइड मेन, और इस मेन में क्या चेंज करेंगे वो भी हम देखते हैं. इंटीजर i इक्वल्स टू 1, एक i वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रखी 1. ओके, और यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी कि यदि i ग्रेटर देन 10 हो गया तो फिर क्या करना है, मेन को टर्मिनेट करना है. मतलब मुझे मेन का टर्मिनेशन, जनरली हमने ये पढ़ा है, बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मेन हमेशा तभी टर्मिनेट होता है जब ये वाला करली ब्रैकेट कंप्लीट होता है, राइट. लेकिन आपको याद है मैंने आपको 2 टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. एक मैंने आपको बताया था ब्रेक, कि कभी भी आपको लूप को ब्रेक करना है इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन. इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन अगर आपको लूप को ब्रेक करना है देन देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट. यदि आपको किसी फंक्शन को जिसको आपने कॉल किया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन रोकना है, तो हमने पढ़ा था, याद करो, रिटर्न. ये सब ब्रेकिंग स्टेटमेंट कहलाती है. मतलब ये ब्रेक लूप को इन बिटवीन एग्जीक्यूशन रोक देगा, रिटर्न फंक्शन को इन बिटवीन एग्जीक्यूशन रोक देगा. सेम वे में आपको मेन को रोकना है. कब? इस कंडीशन पे. क्यों? अभी बता रहा हूं, सुनो. मेन अभी अपना रिकर्सिव बनेगा और मैं चाहता हूं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो मेन रुके. जैसे अभी चलो ये छोड़ो, इंटीजर आई, इस कंडीशन पे क्या करना अभी अपन बात करते हैं. इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 और मैंने बोल दिया, अभी लिखता हूं यहां पे क्या लिखना है, डोंट वरी, इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं. प्रिंट एफ %d /n कॉमा i, सुनना ध्यान से, i प्लस प्लस, है ना, i की वैल्यू 1. अभी क्या कंडीशन है, 1 प्रिंट हुआ, i प्लस प्लस हुआ. अब मुझे इसी मेन में मैंने दोबारा कॉल कर लिया मेन को. इनसाइड अ मेन आई अगेन कॉल मेन. मेन में हमने दोबारा मेन को कॉल कर लिया. तो अब देखो, ये मेन के अंदर अगर आपने मेन को ही कॉल किया है, दैट इज व्हाट रिकर्शन. ये रिकर्शन है. क्या फंक्शन में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं,
मतलब दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज ऑफ 1 to 10 यूजिंग रिकर्शन। लेकिन क्वेश्चन ये है सर आई की वैल्यू देखो, अभी क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। आई की वैल्यू 1, प्रोग्राम चला, तो सर ये कब तक चलेगा? 2, 3, 4, 5, 10 तक चलाना है ना, क्योंकि अभी मैंने बोला 1 to 10। तो मैं चाहता हूं जब ये कंडीशन ट्रू हो तो प्रोग्राम मेन को टर्मिनेट कर दे। तो जब भी आपको मेन को इन बिटवीन एग्जीक्यूशन रोकना है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एग्जिट, जिसका आर्गुमेंट टाइप डिफॉल्ट इंटीजर होता है, तो उसको हमें एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ती है, एग्जिट 0, एग्जिट 0। तो ये मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया एग्जिट। कब? यदि ये कंडीशन ट्रू हुई, सो माई प्रोग्राम विल एग्जिट फ्रॉम द मेन, मेरा प्रोग्राम मेन से एग्जिट हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो प्रॉब्लम तो अभी भी है। देखो आप, अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर मैंने आपको बोला था कि अगर किसी वेरिएबल क्या स्टोरेज क्लास नहीं लिखी जाती है तो उसके डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होती है? ऑटो। बिल्कुल सही। और ऑटो का मतलब है इनिशियलाइजेशन हर बार करेगा। देखो अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1, क्या ये 10 हो गया? नहीं हुआ। प्रिंट एफ आई, क्या प्रिंट किया प्रोग्राम ने? 1। मतलब 3, चलो प्रिंट एफ आई 1, आई प्लस प्लस आई कितना हो गया? 2। मेन दोबारा कॉल हुआ, पर जब ये मेन दोबारा कॉल हुआ तो बच्चे आई तो फिर से 1 हो जाएगा, आई तो फिर 1 हो गया। आई ग्रेटर देन 10 नो, फिर से 1 प्रिंट करेगा। तो ये तो 1 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 चलता रहेगा। प्रॉब्लम समझ में आई और सॉल्यूशन भी आ गया होगा समझ में, अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड कर लिया होगा तो। हम ये चाहते हैं कि ये जो आई है ये पहली बार इनिशियलाइज हो एंड रेस्ट ऑल द टाइम इट कंसिस्ट द प्रीवियस वैल्यू, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो क्या करेंगे, इसकी स्टोरेज क्लास चेंज करके स्टैटिक। क्या आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक वो वेरिएबल होते हैं जो मेमोरी एलोकेट करते हैं कहां पे? हिप मेमोरी में। और ये हिप मेमोरीज में एक बार इनिशियलाइजेशन करते हैं एंड रेस्ट ऑल द टाइम इट कंसिस्ट द प्रीवियस वैल्यू, ये हर बार पुरानी वैल्यू कंसिस्ट करके रखेंगे, राइट। सो सी दिस वन, यदि अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, आई की वैल्यू 1, क्या ये 10 हो गया? नहीं हुआ। प्रिंट एफ आई, क्या प्रिंट किया इसने? 1। आई प्लस प्लस, चलो इसको यहीं चलाते हैं। 1 आई प्लस प्लस आई कितना हो गया? 2। आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, 1 से 2। जब 2 हुई तो प्रोग्राम ने फिर मेन को कॉल किया, पर अब जब मेन कॉल होगा तो स्टैटिक के कारण दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा। 2 है, 2 ग्रेटर देन 10, फॉल्स। प्रिंट एफ आई 2, आई प्लस प्लस 3, 3 आई प्लस प्लस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 प्रिंट करने के बाद जब आई प्लस प्लस हुआ 11, 11 ग्रेटर देन 10, ट्रू, ट्रू पर एग्जिट। एग्जिट मतलब आपका प्रोग्राम मेन को टर्मिनेट कर देगा। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट तक तो प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, लिखना जरूर है उसको, क्योंकि आपने बीच में से ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये तो टर्मिनेशन होगा ही नहीं ना, घूमता रहेगा। तो मैंने आपको बोला था 3 ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ब्रेक जो लूप को टर्मिनेट करता है या स्विच केस को, रिटर्न जो फंक्शन को टर्मिनेट करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और एग्जिट जो मेन को टर्मिनेट। मतलब एक बार अगर आपने प्रोग्राम में एग्जिट लिख दिया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फिनिश नाउ, प्रोग्राम वहीं फिनिश हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम विल नॉट टर्मिनेट, प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू अगेन। तो रिकर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कि जब आप एक प्रोग्राम में रिकर्शन अप्लाई कर रहे हो, सो दिस इज हाउ रिकर्शन इज। ये रिकर्शन इस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। जहां पर अभी मैंने यहां पर आप देखो, आपने रिकर्शन किस फंक्शन पे अप्लाई किया हुआ है? मतलब हमने रिकर्शन अप्लाई किया है किस फंक्शन पे? मेन पे। मेन को रिकर्शन अप्लाई किया, तो मेन को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। मेन इज अ रिकर्सिव फंक्शन। ये मेन जो है ये रिकर्सिव फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था? अ प्रोसेस इन विच फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, एंड अ फंक्शन ऑन विच रिकर्शन इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर है? समझ में आया आपको? लेकिन अब देखो, एक लिमिटेशन या एक प्रॉब्लम जो अभी आप फेस करोगे, और इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात है ना जो मैं बोल रहा हूं उसको हमेशा ध्यान रखना। हमने मेन को रिकर्सिव बनाया, ओके, लेकिन प्रोग्राम अभी कितनी सीरीज प्रिंट कर रहा है? 1 to 10। लेकिन बच्चे, मैंने अगर आपसे बोला कि मुझे यही प्रोग्राम 1 to n बनाना है, 1 to n, आप बोलोगे सर ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, यहां पर यूजर से n में लिमिट ले लेंगे। मतलब समझना, n में आप यूजर से लिमिट ले लोगे
ये तो आपने स्टैटिक इंट लिखा है, स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 1। एक नॉर्मल वेरिएबल लेंगे, उसको स्टैटिक नहीं बनाना है। फिर आप यहां बोलोगे सर प्रिंटफ, प्रिंटफ की जगह मैं पीएफ लिख रहा हूं, डोंट यूज, आप पीएफ ही प्रिंटफ ही लिखना, ठीक, स्पेस कम है, एंटर अ लिमिट, ठीक, उस लिमिट को आप स्कैन कर लोगे सर, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट ऑफ एन, और यहां 10 की जगह लिख देंगे एन, सो सिंपल। तो ये प्रोग्राम 1 to n बन जाएगा। प्रॉब्लम समझना, पिछला प्रोग्राम जो था वो 1 to 10 परफेक्ट चलेगा, लेकिन यहां इशू क्या है आप समझो, इस प्रोग्राम में आप यूजर से जितनी लिमिट ले रहे हैं उतनी लिमिट तक आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है, समझ रहे हो? तो आप देखो, आपने लिमिट ली यूजर से n में, मान लो यूजर ने पहली बार n की लिमिट दी कि बॉस मुझे सीरीज प्रिंट करना है 50, लूप शुरू हुआ 1 से लेके 50 तक इसको चलना है, 1 to 50, क्या 1 greater than 50 है? फॉल्स। प्रिंटफ आई क्या प्रिंट किया? 1, आई प्लस प्लस आई कितना हो गया? 2, मेन फिर ऊपर गया, स्टैटिक है, दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, लेकिन फिर से तेरे से बोलेगा एंटर अ लिमिट। अरे समझ, आपने रिकर्सिव फंक्शन में ही स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है, डेटा रिट्राइव करने वाला कोड, यूजर से इनपुट लेने वाला कोड आपने रिकर्सिव फंक्शन में लिखा है। और अगर आपने रिकर्सिव फंक्शन में ही इनपुट लिया है तो जितनी बार फंक्शन रोटेट होगा हर बार आपसे बोलेगा एंटर द लिमिट, एंटर अ लिमिट, एंटर अ लिमिट। तो आप कब तक लिमिट एंटर करोगे? समझ में आई बात? तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसका जो आंसर है वो ये है कि जिस फंक्शन को रिकर्सिव बनाते हैं वहां कभी भी इनपुट नहीं लेते हैं, क्योंकि जिस फंक्शन को रिकर्सिव बना रहे हो अगर उसी में इनपुट भी लोगे तो वो तो जितनी बार घूमेगा हर बार आपसे लिमिट मांगेगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, फिर इस मेन का काम है केवल इनपुट लेना, इस मेन का काम होगा केवल इनपुट लेना। फिर हम मेन को रिकर्सिव नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, लेट्स सी। फिर ये करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, अगर आप मेन को रिकर्सिव बनाओगे, सुनना, अगर आप मेन को रिकर्सिव बना रहे हो और उसी में यूजर से नंबर भी इनपुट ले रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ना कि प्रोग्राम आपका बार बार आपसे नंबर मांगेगा। तो उससे बेस्ट क्या है, आप मेन को बोलो भाई तेरा काम है केवल नंबर एंटर करना, ठीक है, तेरा काम है केवल नंबर एंटर करना। तो मेन में हमने क्या किया, केवल यूजर को बोला हमने बॉस नंबर एंटर करने का काम है मेन का, बाकी सोचेंगे आप किससे क्या करवाना है, लेकिन मेन में केवल हम यूजर से लिमिट लेंगे। यही प्रोग्राम सेम देखो, आप मैंने बोला प्रिंटफ एंटर द लिमिट, प्रिंटफ एंटर लिमिट, ये हमने मेन में लिमिट स्कैन की, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट ऑफ एन, ये मिल गई आपको लिमिट। अब इस लिमिट तक आपको सीरीज प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्शन, तो मेन का काम यही खत्म। अब इसके आगे हमने क्या किया, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, जिसको हमने एज अ आर्गुमेंट एन पास कर दिया। अब बाकी का काम है इस डिस्प्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एन तक मुझे सीरीज प्रिंट करके दे। मतलब समझ आ रही है बात आपको? यदि आपका रिकर्शन ऐसा है जहां पर आपको यूजर से लिमिट भी लेना है तो जिस फंक्शन को रिकर्सिव बना रहे हो उसमें लिमिट मत लो, आप लिमिट लेके एक दूसरा फंक्शन है डिस्प्ले, इसको मैंने दे दिया। अब इस डिस्प्ले का एग्जीक्यूशन कैसे होगा सुनना, और यहां आपको रिकर्शन का ड्रॉबैक भी समझ में आएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले जिसको आपने अगर n दिया तो वो n की वैल्यू रिसीव करेगा किसी और वेरिएबल में, तो मैंने एक और n ले लिया। अरे डिस्प्ले फंक्शन का काम क्या है, डिस्प्ले का काम क्या ये है कि आपने जो वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास की है उस वैल्यू को रिसीव करना, ठीक। तो ये डिस्प्ले चलो यही डिफाइन कर देता हूं,
यहां पर मैंने लिखा डिस्प्ले, n की वैल्यू रिसीव की इंटीजर n में। अब यहां पर मुझे क्या करना है, रिकर्शन चलाना है। तो आप समझना, यदि कोई फंक्शन पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो उसको हमेशा जब भी कॉल होगा आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे। जब मैंने पहली बार ये फंक्शन यहां से कॉल किया तो इसको n पास किया, है ना। हमने यहां बोला यदि n लिमिट तक चलना है अपने को, है ना। इफ i ग्रेटर देन n, मतलब यहां पर क्या किया, आपको वही 1 to n प्रोग्राम बनाना है। एक स्टैटिक वेरिएबल लिया इंटीजर i, इनिशियल वैल्यू इसकी 1 हमने रखी और एक कंडीशन लगा दी, इफ i ग्रेटर देन n देन रिटर्न, केवल रिटर्न। याद है मैंने बोला था रिटर्न हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट। और यहां पर हमने लिख दिया printf %d, i प्लस प्लस, और ये दोबारा डिस्प्ले को कॉल कर लिया डिस्प्ले में विद द वैल्यू n। इफ में अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो इफ अपने साथ एक ही स्टेटमेंट लेके चलता है। तो यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो केवल रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये दोनों प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट है, दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, राइट। तो अब जब इस प्रोग्राम में हमने समझो आप, और ये डिस्प्ले के अंदर हमने दोबारा डिस्प्ले को कॉल किया है, और यदि ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो हर बार उसी n को डिस्प्ले से कॉल किया, मतलब डिस्प्ले को उसी n से कॉल किया है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, सुनना, यदि मैं ये प्रोग्राम रिकर्शन से ना बना के लूप से बनाता तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती। कैसे, देखो आप, पहली बार हमने यहां से n पास किया, सपोज 5, तो n की वैल्यू कितनी है 5। इस n के लिए मेमोरी में एक n मेमोरी एलोकेट करेगा, एक n नाम का वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा यहां पे। तो इस n की वैल्यू कितनी होगी 5। मतलब जब जब प्रोग्राम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा एक 4 बाइट का वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा। फर्स्ट टाइम पे इस n की वैल्यू कितनी हुई 5। ये स्टैटिक है i, एक बार इनिशियलाइजेशन 1 से कर देगा। क्या 1 ग्रेटर देन 5 है? अभी आपका i 1 है, n 5 है। क्या 1 ग्रेटर देन 5 है? फॉल्स। प्रिंटफ i, क्या प्रिंट किया है इसने 1। i प्लस प्लस i कितना हो गया 2। दोबारा डिस्प्ले फंक्शन इसी n की वैल्यू को लेके चलेगा, पर मेमोरी में फिर एक बार n मेमोरी एलोकेट करेगा 5 के लिए, जबकि ये n अभी है, बट अगेन अनदर वेरिएबल कम्स इन पिक्चर। फिर से एक n मेमोरी में आएगा विद द वैल्यू 5। समझ में आई बात? फिर से n मेमोरी में आया 5 वैल्यू के साथ ही। अब इस वाले n के लिए एग्जीक्यूशन हुआ 2 ग्रेटर देन 5, क्योंकि स्टैटिक तो एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा। 2 ग्रेटर देन 5 फॉल्स। प्रिंटफ i 2 प्रिंट हुआ, i प्लस प्लस 3 हुआ। फिर डिस्प्ले n को लेके गया, फिर एक नया n आया 5 के साथ। 3 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, 3 n हुआ 4। फिर n मेमोरी में आया 5 के साथ। समझ बच्चे, 5 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। 4 से i प्लस प्लस 5 हुआ। फिर n मेमोरी में आया 5 के साथ। 5 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, 5 प्रिंट होगा। फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, n फिर मेमोरी, अरे ये n बार बार मेमोरी में आते जा रहा है। पहली बार जब आपने डिस्प्ले को यहां से कॉल किया तो इस n की वैल्यू इस n में असाइन हुई, ये 5 हुआ। अब जितनी बार ये कॉल हो रहा है, फिर n फिर n फिर n फिर n फिर n, 6 पे जाके ये लूप कंडीशन चेक करेगा और रिटर्न होगा और वापस यहीं आएगा। लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन हुआ तो देखो एक ही वेरिएबल ने 1 2 3 4 5 6 टाइम मेमोरी एलोकेट की, और वो भी तब जब मैंने लिमिट दी थी 5। यदि मैं लिमिट 50 दे देता तो ये कितनी बार मेमोरी एलोकेशन करता। जबकि यही प्रोग्राम अगर मैं लूप से बनाता हूं तो मुझे यहां लूप लगाना है केवल, और एक ही बार वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा। अरे ये जितनी बार प्रोग्राम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, समझ यार, क्योंकि रिकर्शन का ड्रॉबैक भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रिकर्शन। तो रिकर्शन का जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इट इंक्रीज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखो ना, पहली बार जब मैंने n को यहां से पास किया, ये n 2 बाइट का मेमोरी में आया या 4 बाइट का। अब दोबारा जब
ये n पास हुआ तो फिर से n 4 बाइट का आएगा, फिर n 4 बाइट, तो 6 टाइम ये n मेमोरी एलोकेट करेगा 24 बाइट के साथ। जबकि यही प्रोग्राम अगर लूप से चलता तो इट एलोकेट ओनली वंस इन द मेमोरी। तो रिकर्शन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो ट्रूथ है, रिकर्शन कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको सबसे पहले कि व्हाट इज रिकर्शन एक्चुअली। अभी तो बहुत प्रोग्राम बनाएंगे हम विद द यूज ऑफ रिकर्शन। हम रिवर्स ऑफ नंबर देखेंगे, पैलिंड्रोम नंबर देखेंगे, फिबोनाची सीरीज देखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ नंबर देखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझो कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और रिकर्शन क्या होता है और ड्रॉबैक क्या है रिकर्शन का, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। पहला, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, रिकर्शन आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोग्रामिंग। और दूसरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए यह बोला जाता है कि जितना हो सके रिकर्शन को अवॉइड करो। अगर प्रोग्राम विदाउट रिकर्शन बन रहा है तो गो फॉर विदाउट रिकर्शन। फिर एक क्वेश्चन आता है, सर एक्चुअली ये रिकर्शन एग्जाम्पल किस चीज का है? इट इज एन स्टैक। रिकर्शन एक्चुअली स्टैक का एग्जाम्पल है। रिकर्शन हमेशा क्या करता है? फंक्शन जहां से कॉल होता है, अब जैसे ये कॉल हुआ, पहली बार कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल हुआ, तो जितनी जैसे ही रिटर्न होगा, रिटर्न फंक्शन पहली बार इसको रिटर्न करेगा, फिर यहां से मतलब कहने का ये कि फंक्शन यहां से कॉल हुआ, वापस आएगा, जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, और लास्ट में वो यहां रिटर्न होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको इंक्रीज करेगा। अरे यहां से कॉल हुआ तो वापस यहीं आना है, लेकिन उसके बीच में 5 बार यहां से भी तो कॉल हुआ ना, तो वापस यहां भी तो आएगा ना, जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट 5 बार तो यहां रिटर्न करेगी, 6ठी बार में यहां रिटर्न करेगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अरे समझ बेटा, समझना पड़ेगा। और यही डिस्प्ले फंक्शन एक बार अलग से लिखो, लूप से बनाता हूं। देखो आप, सेम प्रोग्राम अगर मैं यहां लिखता डिस्प्ले इंट n इंटीजर i वाइल i लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, printf %d कॉमा i और i प्लस प्लस। सेम प्रोग्राम, डिस्प्ले का फंक्शन, सेम फंक्शन, सेम। देखो आप, ये भी वही, ये भी वही, बट हियर आई यूज लूपिंग कॉन्सेप्ट, और यहां मैंने रिकर्शन अप्लाई किया हुआ है। तो जब रिकर्शन बनाया तो वेरिएबल भी बार बार मेमोरी एलोकेट कर रहा है। यहां पर अगर यही प्रोग्राम इस n को यहां पास करता, n एक बार मेमोरी में आता, लूप चलता और आपका प्रोग्राम 1 to n की सीरीज प्रिंट कर देता। द सेम प्रोग्राम बट यूजिंग लूप, द सेम प्रोग्राम बट यूजिंग रिकर्शन। स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां ज्यादा है, वहां कम है। तो यही सजेशन है कि अगर प्रोग्राम विदाउट रिकर्शन बन रहा है ना तो बिल्कुल बनाओ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम आएंगे आगे जिनको विदाउट रिकर्शन अगर आप बनाने जाओगे तो लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे आगे आप डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, वहाँ ट्री पढ़ोगे, तो ट्री में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आगे। यदि आप उनको विदाउट रिकर्शन पढ़ने जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाइट हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ रिकर्शन बेटर है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो रिकर्सिव बन के सिंपल हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे प्रोग्राम है जो रिकर्शन अप्लाई होकर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया रिकर्शन का? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हम देखते हैं, और रिकर्शन को यूज करके ही फैक्टोरियल का प्रोग्राम, रिवर्स ऑफ नंबर का प्रोग्राम, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी, डोंट वरी, सब देखेंगे हम, राइट। लेकिन मीनवाइल आप एक बार इसको बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ डाउट है तो भी कमेंट करिए, नहीं है तो भी कमेंट करिए कि आपको किस तरीके से ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, राइट। और अभी साथ में बने रहिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। अभी हम बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, बहुत से तो कर चुके हैं लेकिन और भी करने वाले हैं। प्रोजेक्ट्स पे अभी हम बात करने वाले हैं, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस कंपनीज आस्क। इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड लॉट ऑफ मोर कंपनीज। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।